सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द विकल्प यूट्यूब फैमिली। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू मैनेज योर स्टडी शेड्यूल ड्यूरिंग इंटर्नशिप ड्यूटीज़। क्योंकि आज के डेट में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कई सारे लोगों की इंटर्नशिप चालू है। एंड फिलहाल आपने देखा होगा AIAPGT 2023 के रिजल्ट्स में आपने देखा होगा अच्छे खासे रैंक्स लाने के बावजूद भी जो भी कुछ मनचाही सीट है वो हमें नहीं मिल रही है, राइट। सो आपने ये सीनेरियो काफ़ी देखा हुआ है और इसी के कारण अभी आपको आपके स्टडी शेड्यूल में थोड़ा सा सीरियस होने की ज़रूरत आपको महसूस हो रही होगी। एंड दैट्स ट्रू, क्योंकि अच्छे खासे रैंक आने के बावजूद भी अभी सीट्स मिलना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो चुका है। इसीलिए अगर आप पूरे डेडिकेशन के साथ ही चीज़ें करोगे ना तो ही आपको कुछ हासिल होगा। नहीं तो अगर आप टाइम पास के साथ अगर स्टडी करते बैठोगे तो आपको अच्छे रैंक लाने की बहुत ही आपके लिए डिफ़िकल्ट होता चला जाएगा। तो इसीलिए हम देखने वाले कि अगर आप इंटर्नशिप ड्यूटीज़ कर भी रहे हो तो भी चालू ड्यूटीज़ में भी आप किस प्रकार से आपके स्टडी शेड्यूल को मैनेज कर सकते हो। क्योंकि ये सारी चीज़ें इम्पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं होती, जितना हम उसे डिफ़िकल्ट बना लेते हैं उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है। क्योंकि कई सारे टॉपर्स के अनुभव ऐसे है कि चालू इंटर्नशिप में भी उन्होंने स्टडी को मैनेज किया था ना, उसके बावजूद भी उन्होंने अच्छे खासे रैंक लाए थे। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली देखने वाले हैं कि कौन कौन से पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट है और उनको हम माइंड में रख के स्टडी शेड्यूल कैसे मैनेज करें। तो बेसिकली आपको ये वीडियो पूरा देखना है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, आइडेंटिफाई योर ड्यूटीज़ एंड योर स्टडी शेड्यूल विल चेंज अकॉर्डिंगली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपको आपके जो ड्यूटीज़ है उनको आइडेंटिफाई करना होता है एंड उसी हिसाब से आपका स्टडी शेड्यूल चेंज होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि मान के चलो कि एट द स्टार्ट ऑफ द इंटर्नशिप आपने कोई तो स्टडी शेड्यूल बनाया था और उसी को आप साल भर फॉलो करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि आपके ड्यूटी चेंज होते रहते। फॉर एग्जांपल मान के चलो कि 6 मंथ्स के लिए आपके कॉलेज का हॉस्पिटल ड्यूटीज़ होती है, उसके बाद में PHC आपके 3 मंथ्स के लिए होता है, उसके बाद में आपका सिविल की ड्यूटीज़ होती है 3 मंथ्स, या फिर थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। कई लोगों का PHC एंड सिविल कंबाइन होके कोई तो एक ही उनकी ड्यूटी लाइक रूरल हॉस्पिटल में उनकी ड्यूटी लग सकती है। तो मान के चलो कि ये ड्यूटीज़ चेंज होती रहेगी। बट बेसिकली आपको खुद का सोचना है तो आपकी ड्यूटीज़ किस प्रकार से है एंड उसी प्रकार से आपको स्टडी शेड्यूल आपका बनाना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो, फर्स्टली सेट योर टारगेट डेज एंड नोट डाउन हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट फॉर योर फाइनल एग्जाम एंड देन डिवाइड द सिलेबस अकॉर्डिंगली। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बेसिकली आपके सामने टारगेट होना ज़रूरी है। क्योंकि कई सारे लोग बुल वर्क या फिर रैंडमली कुछ तो स्टडी करते बैठते हैं, उनके सामने कोई टारगेट नहीं होता है। लाइफ में हमेशा आपका टारगेट क्या है उसी को देख के अगर आप चीज़ें अप्रोच करोगे ना तो कई बार आसान हो जाती है। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टारगेट डेज आपके सेट करने हैं एंड उसके बाद में कितने डेज आपके पास लेफ्ट है फाइनल एग्जाम के लिए वो आपको देखना है एंड देन यू हैव टू डिवाइड द सिलेबस अकॉर्डिंगली। जैसे कि मान के चलो कि पिछले साल की एग्ज़ाम अगर जुलाई या फिर जून के अराउंड हो गई थी, तो मान के चलो कि उसे 1-2 महीना आप पीछे से रख सकते हो, या फिर आपका इंटर्नशिप कब ख़त्म हो रहा है उसी दौरान नेक्स्ट 1 और 2 मंथ्स आप इमेजिन करके चलो। मतलब टेंटेटिव डेट्स जब भी आएंगे तब हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन अभी मान के चलो कि फॉर एग्जांपल अगर जून जुलाई में एग्ज़ाम हुआ था तो उसके पहले के 1-2 मंथ्स मतलब अप्रैल में ऐसा आप कंसिडर कर सकते हो। तो अप्रैल में अगर आप कंसिडर करोगे तो अभी आपको काउंट करना है कि आपके हाथ में कितने मंथ्स है। अगर आपके हाथ में स्टिल यू हैव 5 to 6 मंथ्स देन यू हैव टू डिवाइड दैट डेज अकॉर्डिंगली एंड उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि आपका कौन सा स्थान कंप्लीट हुआ है या फिर कौन सा सब्जेक्ट आपका अच्छा खासा कंप्लीट हुआ है एंड कौन से सब्जेक्ट पे आपको फिर से फोकस करने की ज़रूरत है। ये चीज़ें आपको देखनी है। तो फॉर एग्जांपल उसी हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हो, मेरा चरक कितना पढ़ के हुआ है, सुश्रुत कितना है, वाग्भट कितना हुआ है, या फिर सब्जेक्ट्स को मैंने कितना ध्यान दिया था या फिर मुझे देने की ज़रूरत है। ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो बेसिकली मैं आपको बोलूँगा कि आपको आपके डेज डिवाइड करने हैं। मतलब मान के चलो कि 6 मंथ्स अगर आपके हाथ में आपको मिल रहे हैं तो 6 मंथ्स मतलब मल्टीप्लाइड बाय कितने डेज होते हैं, 30 डेज अगर होते हैं तो 6 × 3 दैट इज़ 18। तो 180 डेज अगर आपके हाथ में अभी भी है तो उसी को आप डिवाइड कर सकते हो। क्योंकि अगर आप इसे पेन पेपर लेके डिवाइड करके नहीं प्लान करोगे ना तो आप बुलवर करते चले जाओगे और आपके हाथ में एट द एंड कुछ भी नहीं हासिल होगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट थिंग क्या है, यू हैव टू सेट स्मॉलर टारगेट फॉर योर सेल्फ एंड ट्राई टू कंप्लीट दिस टारगेट्स विच विल ऑटोमेटिकली बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड अल्टीमेटली यू विल अचीव द कंसिस्टेंसी। क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि आपको स्मॉलर टारगेट्स खुद के लिए देने हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ा टारगेट आपको खुद को नहीं देना है। कई सारे लोग ये गलती करते बैठते हैं कि हाँ लास्ट ईयर मेरा एक कोई तो फ्रेंड था उसको BHU का मेडिसिन मिला एंड आई विल स्ट्रगल फॉर दैट सीट एंड मुझे भी BHU का मेडिसिन मिला। ऐसा नहीं होता है। हर एक की एक अलग क्वालिटीज़ होती है, हर एक का स्टडी शेड्यूल पैटर्न अलग होता है, हर एक का रिमेंबर करने की या फिर थॉट प्रोसेस अलग होती है। तो आपको खुद के लिए एक बड़ा टारगेट नहीं सेट करना है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि रिजल्ट के बाद में आपको कौन सी सीट चाहिए उसका टारगेट मत रखो। आपके सामने नेक्स्ट 1 वीक का टारगेट होना चाहिए, नेक्स्ट 8 डेज़ का आपके पास टारगेट होना चाहिए। मतलब
ऐसा इमेजिन करके चलो कि हाँ मेरा इंटर्नशिप चालू है, काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल है, लेकिन मुझे नेक्स्ट 8 डेज़ में मेरे क्लासेस में जो भी कुछ टेस्ट हो रहे हैं, या फिर अगर हम भी आयुर्विकल्प के थ्रू अभी जो टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो मान के चलो कि 1 डे गैप से अगर टेस्ट है, तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि हाँ सर ने जो टेस्ट अभी डाला है सर ने, तो नेक्स्ट 1 डे का मेरे पास में शेड्यूल होना चाहिए एंड आई हैव टू स्टडी अकॉर्डिंगली, ऐसा आपके माइंड में होना चाहिए। तो आपके पास कितना टारगेट होना है, बस नेक्स्ट 7 to 8 डेज़ का आपके पास टारगेट होना चाहिए। अगर वो टारगेट आप अचीव कर लेते हो, मान के चलो कि नेक्स्ट 1 or 2 डेज़ में एक टेस्ट है, उसका आपने अच्छे खासा स्टडी किया, टेस्ट में रैंक अच्छा आया, टेस्ट में मार्क्स अच्छा है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। एक टेस्ट में आपके मार्क्स अच्छे आए तो नेक्स्ट टेस्ट के लिए आप ऑटोमेटिकली प्रिपेयर करते हो, ये आपको किसी ने बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती। तो ये ऑटोमेटिकली ये चीज़ें आपके क्या करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करती चली जाएगी एंड अल्टीमेटली अगर एक टेस्ट अच्छा गया तो नेक्स्ट टेस्ट आप स्टडी करते हो, उसके बाद में थर्ड टेस्ट के लिए स्टडी करते हो, अल्टीमेटली ये क्या होता चला जाता है, आपकी कंसिस्टेंसी बिल्ड होती चली जाती है। ठीक है, देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, you have to identify the mentality of the examiner or paper setter and which topics are frequently asked in exam, you have to focus on that। मतलब ऐसा नहीं है कि AIPGT का आप स्टडी कर रहे हो तो आपको बहुत सारा पढ़ना है, चरक, सुश्रुत, वाग्भट, शारंगधर, भावप्रकाश, हारित, भेल, कुछ मतलब कितना क्या पढ़ना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई सारे लोग इसको कंफ्यूज कर लेते हैं कि हाँ सर एग्ज़ाम का सिलेबस तो बहुत सारा है, मतलब इन्फिनिटी तक उसका सिलेबस है, तो हमसे कैसे कवर होगा, इसका बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप लास्ट 3-4 ईयर्स के पेपर अगर आप उठा के देखोगे ना, तो बेसिकली 120 में से मान के चलो कि 70 to 80 क्वेश्चंस आपके बृहत्त्रय पे होते हैं, दैट इज चरक, सुश्रुत एंड वाग्भट। उतना भी अगर आपका कर लेते हो ना परफेक्ट, उसके बाद में आयुष जी के है, रिसर्च है, थोड़ा फर्क काश्यप वगैरह ये चीज़ें वो तो आते रहते, लेकिन उसका थोड़ा वेटेज कम होता है। लेकिन अगर आप बेसिक आपका जो है ना बृहत्त्रय, चरक, सुश्रुत, वाग्भट, उसको भी अगर परफेक्ट कर लेते हो तो भी आपका गवर्नमेंट का सीट आपको मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसी प्रकार से आपको लास्ट ईयर के पेपर्स देखने हैं, उसमें से कौन से टॉपिक्स पे क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे गए उसी को आपको फोकस करना है, उसी हिसाब से आपका शेड्यूल बनाना है, या फिर उन टॉपिक्स को आपको अच्छी तरह से फोकस करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखने वाले, वी डोंट नीड टू डू बुल वर्क एंड वी नीड स्मार्ट वर्क। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि आपको बुल वर्क नहीं करना है, आपको यहाँ पे ये जो रेस है ना, यहाँ पे स्मार्ट वर्क जो करता है ना वही जीतता है, क्योंकि ये MCQ वाला एग्जाम है। यहाँ पे आपको थ्योरी पेपर नहीं लिखना है। जब भी यूनिवर्सिटी का आप थ्योरी पेपर लिखते हो ना, उसमें आपको बुल वर्क करना ही पड़ता है। आपको 4-4, 5-5 पेजेस जब आप भरोगे तो आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आपको मार्क्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे MCQ है, यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। आपको सभी कॉन्सेप्ट्स बाय हार्ट लर्न होना जरूरी नहीं है, राइट। यहाँ पे स्मार्ट वर्क है, मतलब ये ऑप्शन देख के ये आपको क्लिक होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट था, ये श्लोक के ये कीवर्ड्स थे, इनको याद करके ये उसका दोष संगठन, या फिर ये उसका कर्म है, ये इसका दोष क्षय, या फिर वृद्धि के लक्ष्य, मतलब XYZ मान के चलो। मैं जस्ट आपको एग्जांपल यहाँ पे बता रहा हूँ। तो इसी प्रकार से चीज़ों को आपको अप्रोच करना है, इसी प्रकार से आपको स्टडी करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके अच्छा रिजल्ट आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज दैट वी नीड टू कवर द संहिता पोर्शन एंड अलाइड सब्जेक्ट्स साइड बाय साइड। ऑब्वियसली ये चीज़ें तो होती रहेगी, क्योंकि जब भी आप स्टडी शेड्यूल बैलेंस करोगे ना, तो उसमें आपको पूरी तरह से किसी एक पे रिलाई नहीं करना है। मतलब सिर में चरक करता बेटा 8 दिन, ऐसा नहीं होता है। चरक करो, सुश्रुत करो, वाग्भट करो, लेकिन उसकी साइड बाय साइड उसी दिन में आपको अलाइड सब्जेक्ट्स को भी हाथ में लेना पड़ता है। जैसे कि चरक सूत्रस्थान अगर कर रहे हो तो उसके साथ में अगर आप द्रव्य गुण करोगे, या फिर रिसर्च करोगे, या फिर आयुष GK का कुछ तो पढ़ोगे, ऐसा आपको करना पड़ता है, या फिर काश्यप करोगे, रसशास्त्र करोगे, ये चीज़ें भी आपको करनी पड़ती है, राइट। Next thing is that firstly set your target days and note down how many days are left for your final exam and then divide the syllabus accordingly। ये पॉइंट तो हमने प्रीवियसली देखा है कि आपको टारगेट सेट करके ही आपको चीज़ें करनी है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज दैट डिपेंडिंग ऑन योर ड्यूटीज टाइमिंग यू नीड टू आइडेंटिफाई हाउ मच फ्री टाइम यू गेट एंड अकॉर्डिंगली यू नीड टू अलाइन द सब्जेक्ट्स इन योर स्टडी टाइम टेबल। क्योंकि आपके ड्यूटीज़ मान के चलो कि अगर 8 घंटे की है और अगर कोई आपको बोल रहा है कि 24 में से 20 घंटे पढ़ो, नॉट पॉसिबल ना ऑब्वियसली। तो प्रैक्टिकली आपको सोचना पड़ता है आपकी ड्यूटीज़ कौन सी है, उसमें आपको कौन सा फ्री टाइम मिलता है, उसी हिसाब से आपको स्टडी टाइम टेबल आपका बैलेंस करना होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट थिंग इज दैट देखो, इन्वेस्ट योर मैक्सिमम टाइम इन संहिता पोर्शन दैट इज चरक, सुश्रुत, वाग्भट एंड इन्वेस्ट योर मॉडरेट टाइम इन द अलाइड सब्जेक्ट। ये तो हमने प्रीवियसली देखा है। नेक्स्ट हम देखेंगे डेली आपको MCQ सॉल्व करने हैं। मतलब जितने ज़्यादा अगर आप MCQ सॉल्व करोगे उतना ही आपका एग्जाम का फियर कम होता चला जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप आपका स्टडी शेड्यूल बैलेंस करोगे, मतलब नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको एक स्टडी टाइम टेबल में मैं दिखाने वाला हूँ, लेकिन उसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना भी आप MCQ सॉल्व करोगे ना, उतना ज़्यादा आपका फियर, एग्जाम का फियर कम होता चला जाएगा। क्योंकि इससे आपको क्या होता है ना, MCQ का आइडिया आता चला जाता है कि किस प्रकार से MCQ पूछे जाते हैं, किस प्रकार से गलती मेरी हो जाती है, कौन से प्रकार के क्वेश्चन में मेरी गलती हो गई और उसको मैं कैसे सुधार सकता हूँ, किस प्रकार से मैं नए तरीके से उसके ट्रिक्स बना सकता हूँ। ये चीज़ें आप जब MCQ सॉल्व करोगे ना, तभी आप डेवलप कर लेते हो। ठीक है, तो इसी प्रकार से ज़्यादा MCQ आपको डेली सॉल्व करने हैं।
देखो उसके बाद में है कि आपका जो माइंड है ना उसका हेल्दी होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी चीज़ें आपके ब्रेन के ऊपर है, आपके माइंड के ऊपर है। जितना ज़्यादा आप हेल्दी होगे ना उतना ज़्यादा आपका स्टडी का जो बोलते हैं ना कि क्वालिटी बढ़ेगी, राइट। तो बीच बीच में आपको ब्रेक्स लेने हैं, थोड़ा फार एंटरटेनिंग वीडियोस देख सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो, क्योंकि आज के युग में अगर आप देखोगे ना तो सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा आपकी अटैचमेंट या फिर बॉन्डिंग हो चुकी है। तो उसको उसको अटैच मतलब हम अचानक से उसको डिटैच नहीं हो सकते, राइट। किसी को हम बोलेंगे ना कि अचानक से आप इंस्टाग्राम बंद कर दो, तो वो दिन भर स्टडी करते हुए भी वही चीज़ें सोचेगा, राइट। तो इससे बेहतर है कि वो चीज़ें आप करो, लेकिन बीच बीच में आपको ब्रेक्स लेके उसको भी टाइम देना है। मतलब स्टडी के दौरान ना जब भी आप बोर हो चुके हो ना, तो माइंड को फिर से नरिश करने के लिए गो बैक टू दैट एंड you can watch that videos like reels, and then you can listen to some entertaining music, I would say, or rather motivational videos or motivational audios you can listen to। ठीक है, नेक्स्ट थिंग क्या है देखो, हाँ बेसिकली अभी यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट आपको स्टडी शेड्यूल आपका क्या होना चाहिए वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया। देखो अगर आप कंसिडर करोगे कि आपका कॉलेज की इंटर्नशिप ड्यूटी टाइमिंग्स अगर 8 AM to 2 PM मान के चलो, मतलब दिस इज़ ऑन एन एवरेज कि ऐसा यूजुअली होता है कि किसी भी कॉलेज में आप महाराष्ट्र नहीं, भारत के भी किसी कॉलेज में जाओगे तो बेसिकली कॉलेज के जो हॉस्पिटल होता है आपका उसमें जो ड्यूटीज़ होती है ना, मान के चलो अदर देन PHC एंड सिविल आई एम टॉकिंग, तो वो जो ड्यूटी का टाइमिंग है बेसिकली 8 AM to 2 PM मान के चलो। इससे प्लस माइनस 1 और 2 आवर्स हो सकते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर देखेंगे तो ये आपका स्टडी शेड्यूल का टाइमिंग कॉलेज इंटर्नशिप ड्यूटी का टाइमिंग होता है। तो इसमें आपको कैसे मैनेज करना है मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो बेसिकली मान के चलो कि अगर 8 बजे आपकी ड्यूटी है तो आपको 7 बजे आपको उठना है, दिस इज़ वेकअप कॉल एट 7 AM। तो उसके बीच में 8 बजे तक आपको फ्रेश होने का टाइम मिल रहा है। इसमें भी आपको रश नहीं करना है। कई सारे लोग क्या करते तो 5-10 मिनट में एकदम गड़बड़ी में कुछ तो फ्रेश होते चले जाएंगे एंड 5-10 मिनट में फिर से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। वो 5-10 मिनट में आप कितना ही प्रोडक्टिव पढ़ लोगे। तो इससे अच्छा है कि 7 बजे अगर उठते हो तो धीरे धीरे थोड़ा 8 बजे तक आराम से आप नहा सकते हो, फ्रेश हो सकते हो। उसके बाद में अगर आप कुछ नाश्ता वगैरह वो कर सकते हो, क्योंकि आप ड्यूटी पे चले जाओगे तो बाद में आपको वो टाइम नहीं मिलेगा। तो ब्रेकफास्ट करो, फ्रेश हो जाओ। ये जो 1 आवर है ना पूरा वो फ्रेश होने के लिए आपको देना है। उसके बाद में 8 to 2 PM देखो ये जो टाइमिंग है ना उसके बीच में ड्यूटीज़ है आपकी। तो ड्यूटी के बीच में आई थिंक नो नीडेड कि आप वहाँ पे बुक्स लेके जाओ एंड वहाँ पे पढ़ो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। कई बार हम लेके जाते हैं, हमने भी किए थे ये चीज़ें कि हम बुक्स वगैरह लेके जाते थे ड्यूटीज़ में, वहाँ पे ट्राई करते थे पढ़ने के, लेकिन नहीं हो पाता। इससे अच्छा ड्यूटी के टाइमिंग को पूरा ड्यूटी पे फोकस करो, वहाँ पे चीज़ें सीखने में आप वो टाइम इन्वेस्ट करो। क्योंकि क्या होता है ना तो हम वहाँ पे सीखते हैं ना तो PG का स्टडी होता है। इससे बेहतर 8 to 2 PM का जो भी टाइमिंग है आपका पूरी तरह से इंटर्नशिप में आपको डेडिकेटेडली दे दो। क्योंकि आपको पता है कि मैंने स्टडी शेड्यूल बनाया है, तो इसके हिसाब से 8 to 2 PM में मुझे बस इंटर्नशिप में क्या क्या है वो मुझे सीखने के लिए टाइम डेडिकेट करना है। क्योंकि इंटर्नशिप में भी जो आप चीज़ें सीखते हो ना उसका भी रिफ्लेक्शन आपको फाइनल पेपर में दिखता है। कई सारे क्वेश्चन अप्लाइड बेसिस पे होते हैं ना, उसका फ़ायदा आपको इंटर्नशिप का जो ड्यूटीज़ है उसका फ़ायदा आपको एंड में होता चला जाता है। ठीक है, तो 8 से 2 के बीच में जो टाइमिंग है ना वहाँ पे आपको बस बेसिकली ड्यूटीज़ ही करनी है, वहाँ पे स्टडी का बिल्कुल भी नहीं सोचना है। उसके बाद में अगर 2 बजे के बाद में आप जब घर पे आते हो, देखो मैंने आपको यहाँ पे अच्छा खासा टाइम दिया है। 2 बजे आप जब घर पे आते हो उसके बाद में आपको खाना खाना है, रेस्ट करना है। वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी बैटल से पहले आपको खुद को नरिश करना है, राइट। सेम केस है कि अगर आप ड्यूटीज़ ख़त्म हो गए उसके बाद में रश नहीं करना है। लोग क्या गलती करते हैं, 2 बजे आए तो अचानक से फास्ट खाना खा लिया, 15 मिनट में स्टडी करने बैठे। लेकिन क्या होता है 15 मिनट में आप तो स्टडी करने बैठ गए, लेकिन जब आप बैठते हो तो बीच में आपको नींद आने लगती है, थोड़ा आपको लेजीनेस लगता है। इससे बेहतर क्या है, खाना खाओ, थोड़ा रेस्ट करो, लगे तो थोड़ा नींद ले सकते हो। आई नो दिवस आप वर्चे, लेकिन ऐसे फेज़ में आपको चले गए, राइट। तो 2 बजे के बाद में थोड़ा खाना खाना है, थोड़ा रेस्ट करना है। आई वुड से 2 आवर्स मैंने आपको दिए तो उसमें आपकी पूरी तरह से नींद भी हो जाएगी। आपका जो स्टडी शेड्यूल जो आपका ड्यूटी करके आप जो थक गए थे ना वो लेजीनेस भी आपका चला जाएगा। तो आपको बेसिकली फ्रेश होकर 4 बजे फिर से बैठना है, 4 से 7 मैं आपको बोल रहा हूँ। कई सारे लोग बोलते हैं कि शॉर्ट इंटरवल के लिए बैठना है, नहीं। मेरे हिसाब से अगर आप 4 to 7 कंटिन्यू 3 आवर्स की सिटिंग दोगे ना उसमें आपका बहुत अच्छा स्टडी हो जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आपको आदत होती चली जाएगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज़ वेरी नाइस शेड्यूल। आप इसको 8 दिन फॉलो करके देखिएगा। ऑन द 9th डे यू विल सी दैट दिस इज़ वेरी बेस्ट शेड्यूल, राइट। तो 3 घंटे का कंटिन्यू सिटिंग आपको यहाँ पे देना है और 4 से 7 बजे तक आप कंटिन्यू बैठ के संहिता पोर्शन को आपको डेडिकेट करना है। संहिता पोर्शन मतलब कैसे, आपका जो भी कुछ क्लास होगा या फिर आयुर्विकल्प की अगर आप टेस्ट सॉल्व कर रहे हो तो जो टेस्ट है, मतलब अगर चरक का मान के चलो टेस्ट है तो जो भी स्थान पे टेस्ट है वो उसका आप पढ़ सकते हो, या फिर आपकी क्लासेस का साइड बाय साइड वो भी आप पढ़ सकते हो। तो संहिता पोर्शन को 3 घंटे देना है। उसके बाद में 7 से 8 के बीच में थोड़ा रेस्ट लेके आप चाय वगैरह पी सकते हो, फ्रेंड्स के साथ बातचीत कर सकते हो, फैमिली टाइम दे सकते हो। फिर से यहाँ पे 2 घंटे कंटिन्यू बैठना है। अलाइड सब्जेक्ट्स को देना है आपको। अलाइड सब्जेक्ट मतलब बाकी के हो सकते हैं, काश्यप हो गया, द्रव्य गुण, रिसर्च, रसशास्त्र, ऐसे चीज़ें, आयुष GK, मतलब काश्यप, भेल, संहिता, मतलब ये हरित हो गया,
ये जो भी कुछ ऑलरेडी सब्जेक्ट आपके हिसाब से, आपके क्लासेस में कौन सा पोर्शन चालू है, अब हमारे कौन से टेस्ट चालू है, उस हिसाब से आप पढ़ सकते हो, या फिर आपका भी कुछ अलग प्लान हो सकता है तो वो भी आप पढ़ सकते हो। उसके बाद में फिर से देखो, ये 2 घंटे हो गए, उसके बाद में खाना खाना है। बेसिकली अगर आप हॉस्टल को बिलोंग करते हो तो 10 बजे आप खाना तो खाते हो, कोई जल्दी तो नहीं खाता है, तो 10 to 11 के बीच में आपको खाना खाना है, फिर से थोड़ा रेस्ट लेना है, फिर से आपको बैठना है 11 से 12 के बीच में। 11 से 12 के बीच में आपको क्या करना है, MCQ सॉल्विंग करना है, क्योंकि ये जो फेज़ होता है ना खाने के बाद में, यहाँ पे आपको नींद आती है। तो ये जो फेज़ यहाँ पे नींद आती है, वहाँ पे अगर आप थ्योरी पोर्शन पढ़ोगे तो आपको नींद आने के ज़्यादा चांसेस है। इसलिए थोड़ा प्रोडक्टिव करो, यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, तो यहाँ पे MCQ सॉल्विंग में आपको ये टाइम डेडिकेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको MCQ सॉल्व करने, वो कुछ भी रैंडम MCQs हो सकते हैं, या फिर हम जैसे कि अभी ग्रुप पे MCQs की PDF डाल रहे हैं, उसको भी आप पढ़ सकते हो, या फिर अगर आपके क्लासेस का कोई ऐप है उसमें भी आप MCQ सॉल्व कर सकते हो, या फिर ग्रुप पे हम MCQ डालते हैं, टेलीग्राम पे भी हम जो MCQ डालते हैं वो सभी को आपको पढ़ना है, सॉल्व करने हैं, राइट। उसके बाद में जो टाइमिंग है 12 से 1, इसमें आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको नींद आएगी। दोपहर में तो आपकी नींद हो चुकी है 1 घंटा, फिर भी यहाँ पे नींद आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि खाने के बाद में आपका मधुर अवस्था पाके यहाँ पे स्टार्ट हो चुका होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, दिन भर में आपने जितना भी पढ़ा है ना उसको रिवाइज करना है, क्योंकि दिन भर में अगर आपने 7 to 8 आवर्स भी पढ़ लिया, लेकिन अगर एट द एंड अगर आप उसको रिवाइज नहीं कर लेते हो ना, तो आप चीज़ें भूलने के ज़्यादा चांसेस है। इसलिए जितना भी आपने दिन में पढ़ा है उसको रात के 1 घंटे में फिर से रिवाइज कर लो। अगर मान के चलो कि 15 मिनट में आपका रिवाइज पूरा हो गया ना, तो रिमेनिंग 45 मिनट्स जो है उसको किसी और चीज़ में आप यूटिलाइज करो, और MCQ सॉल्व करो, या फिर संहिता का कोई पॉइंट रह गया तो उसको फिर से आप पढ़ सकते हो। तो इस प्रकार से मैंने आपको अच्छा खासा स्टडी शेड्यूल बताया है। देखो बेसिकली स्टिल यू गेट अप्रॉक्स 7 आवर्स टाइम टू स्टडी अलॉन्ग विद द ड्यूटीज़ इफ़ यू मैनेज इट वेल। जैसे आप हमेशा बोलते थे कि हाँ सर मेरा इंटर्नशिप तो वर्किंग है तो काफ़ी डिफिकल्ट होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया ना, तो आपको अभी रियलाइज़ होता चला जाएगा कि कितना भी डिफिकल्ट आपका ड्यूटी का शेड्यूल हो, फिर भी आपको 7 आवर्स यहाँ पे मिल रहा है स्टडी करने के लिए, अगर आप इसको अच्छे से मैनेज करते हो। उसके बाद में अगर आपके नाइट ड्यूटीज़ है तो ऑब्वियसली ये आपका शेड्यूल चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये स्टडी शेड्यूल आपकी ड्यूटीज़, अगर कॉलेज हॉस्पिटल ड्यूटीज़ आपके 8 AM to 2 PM के बीच में, तो आपको ये मैंने बताया। लेकिन अगर आपके नाइट ड्यूटीज़ है, सिविल ड्यूटीज़ है, PHC ड्यूटीज़ है, उस हिसाब से आपका ये टाइमिंग चेंज होगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या है, देखो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से। आपका जो दिन है ना, दैट शुड स्टार्ट विद अ मोटिवेशनल सॉन्ग और वीडियो, क्योंकि जितना आप मोटिवेटेड रहोगे ना, आपका दिन उतना ही अच्छा जाता है। सो स्टार्ट योर डे विथ मोटिवेशनल सॉन्ग और वीडियोज़। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ दैट manifest the things which you want and universal will make it happen for you. This is very very sigma rule in your life, that जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो आपको मैनिफेस्ट करनी है। हमेशा आपके माइंड को आपको बतानी है पॉजिटिवली कि हाँ मुझे XYZ ये चीज़ चाहिए, मुझे ये रैंक चाहिए। अगर आप ये चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे तभी आपको ये चीज़ें लाइफ में मिलेगी, ये आपको ध्यान में रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ स्टार्ट योर डे विथ योर बीइंग मोटिवेटेड। मतलब दिन के स्टार्ट में अगर आप डिप्रेस चले जाओगे या फिर ऐसा सोचोगे अरे यार मेरी ऐसे ड्यूटीज़ है, कैसा होगा आगे, कैसा होगा, मेरा तो मेडिसिन चालू है, इतने काम होते हैं उतने काम होते हैं, JR1 मुझे बहुत सारे काम बताते हैं, ऐसा बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं होना। मान के चलो मुझे कितना भी कोई काम बताए, फिर भी मैं अगर 2 या 3 बजे रूम पे आ रहा हूँ तो मेरा स्टडी शेड्यूल सेट है। रूम पे जाने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ मुझे पता है, फिर भी मुझे 7 to 8 आवर्स मिल रहे हैं, एंड दैट्स मोर देन इनफ आपके इस फेज़ में, राइट। जब भी आपके कॉलेज हॉस्पिटल ड्यूटीज़ खत्म हो जाएगी, एग्ज़ाम नज़दीक आएंगी, तो आप स्टडी आवर्स आपके डेफिनेटली बढ़ाने वाले हो। तब तक के लिए दिस स्टडी शेड्यूल मेरे हिसाब से आइडियल है, ठीक है। सो इस प्रकार से हमने पूरी तरह से अच्छा खासा एक टाइम टेबल स्टडी का आपके लिए मैंने दिया है। उसके बाद में आपका अगर PHC या फिर सिविल है, उस हिसाब से भी हम आपके साथ स्टडी शेड्यूल शेयर करेंगे। लेकिन बेसिकली आपको ये स्टडी शेड्यूल को अटैच रह के मतलब स्टडी करना है, क्योंकि अगर आप सीरियसली करोगे ना तो ही आपको चीज़ें मिलती है लाइफ में। क्योंकि अगर आप बस टाइम पास के लिए चीज़ें करोगे तो किसी को भी नहीं मिलता है। आप कौन से भी टॉपर से बात कर लो जिन्होंने एग्ज़ाम क्रैक किया है, एग्ज़ाम ऐसे ही क्रैक नहीं होता है, उसके लिए आपको डेडिकेशन की ही ज़रूरत होती है, ठीक है। सो बेसिकली वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग विद द चरक सूत्रसान टेस्ट सीरीज़ करंटली। तो जिनको भी हमारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने हैं, दे आर एट वेरी चीपर रेट्स। एक्चुअली हम उसको फ्री में कंडक्ट कर रहे थे, लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया कि बीइंग अ ग्रुप ऑफ 900 स्टूडेंट्स, वेरी लेस स्टूडेंट्स आर गिविंग द टेस्ट। मतलब मान के चलो कि सिर्फ 100 या फिर 150 स्टूडेंट्स टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन उसमें भी डिसिप्लिन उनका मेंटेन नहीं हो पा रहा है, जस्ट बिकॉज दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमें क्या चाहिए कि सिंसियर स्टूडेंट चाहिए, क्योंकि अगर आप 50 to 100 रुपीज़ अगर किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपके अंदर होता है कि हाँ मैंने पैसे भरे तो मुझे टेस्ट देनी है। तो इस प्रकार का आपका जो डिसिप्लिन होता है उसी के लिए हमने वो माइनर रेट्स रखे हैं। दैट्स नथिंग फॉर द प्रॉफिट सेक, लेकिन आपका डिसिप्लिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो
आई होप दैट्स आई रिक्वेस्ट यू ऑल दैट सभी स्टूडेंट इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि आपको जो भी कुछ क्लास होगा, लेकिन उसके अलॉन्ग अगर आप ये क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली आपका ड्यूअल फ़ायदा होता है। एंड दीज आर द वेरी माइनर रेट्स। आपको पता है कि अगर प्राइवेट कॉलेज में आपका एडमिशन लेना है कितने फीस लगते हैं आपको पता है, तो उसके सामने दिस 100 रुपीज़ आर नथिंग। एंड फॉर दैट 100 रुपीज़ यू आर गेटिंग टेस्ट सीरीज ऑफ 1 मंथ शेड्यूल पूरा आपको मिलता है कि 1 डे गैप से टेस्ट मिलेंगे, अल्टरनेट आपको और भी नोट्स भी उस ग्रुप में शेयर किए जाएंगे एंड सभी चीज़ें आपको मिलती चली जाएंगी। ऑब्वियसली मेरा गाइडेंस तो आपके साथ है ही, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तो तब तक के लिए हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इसके आगे संहिता पोर्शन पे हम जो MCQ डिस्कस करने वाले उसके वीडियोस हम फ्रीक्वेंटली अभी डालेंगे, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ अभी वीडियोस आने वाले इसके बाद में, तो हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।